हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10th की साइंस के लिए फिजिक्स में जो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो आज हम कंटिन्यूस करेंगे। उससे पहले हमने कल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में जाना, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। और फ्लेमिंग राइट हैंड के रूल के हिसाब से हम अगर फोर्स हमें दे दिया जाए और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारे पास हो तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम ईजिली निकाल सकते हैं। तो उसी के बेस पे जो कंस्ट्रक्शन है आज के टाइम पे, जो एक ड्रास्टिक चेंज आया हमारी लाइफ में, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते ही हैं कि आज के टाइम पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जहाँ पे पावर सप्लाई की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रिक जनरेटर ये एक ऐसी डिवाइस है बच्चों जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आपने देखा हो, पुराने टाइम में कुछ ट्रैक्टर्स वगैरह भी होते थे जिनको एक एक्सल को घुमाया जाता था, जिसमें मैकेनिकली रोटेट किया जाता था। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट शुरू हो जाती थी। जनरेटर में भी कुछ ऐसा ही होता है। अब तो एक पुशअप बटन आता है जो एक अलग से मोटर का काम करता है, वो एक्सल को घुमाता है। जैसे ये आपका भी यहाँ पर जो हमने दिखा रखा है, ये एक एक्सल है। इस एक्सल को अगर आप मैकेनिकली घुमाओगे तो इसके घूमने के साथ साथ ये जो कंडक्टर ABCD है ये भी घूमने लगेगा और नॉर्थ से साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसको कट करता रहेगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते हो तो उसमें एक करंट इंड्यूस होता है। तो या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते रहो, कंडक्टर को स्टेबल रखो, तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस होता है, या आप मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखिए और कंडक्टर का मोशन कंटिन्यूस बदलते रहिए, जिससे कि उस कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, जो कि फॉलो करता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेंज़ लॉ को। ये हमने डिटेल में किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो अगर आप आज नए हैं तो इस वीडियो से पहले हमारे इस टॉपिक को एक बार स्टडी कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास दो मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। और ये शो मैग्नेट होते हैं। शो मीन्स SHO, शो। ठीक है, हॉर्स की जो नाल होती है उसके शेप में इनके कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बने, जिसको हम रेडियल फील्ड के नाम से भी जानते हैं। एक एक्सल होता है, एक्सल के ऊपर आपकी ये स्लिप रिंग्स होती हैं, दो R1 और R2। ये स्लिप रिंग ऊपर से तो कंडक्टिव मीडियम की रहती है और अंदर से इंसुलेट कराकर एक्सल के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। स्लिप रिंग R1 के ऊपर एक कार्बन ब्रश B1 रखी जाती है और एक स्लिप रिंग R2 के ऊपर ब्रश B2, ताकि जब आपका करंट इंड्यूस हो इस कंडक्टर के अंदर तो उसको कलेक्ट भी करना रहेगा। उसको कलेक्ट करने के लिए मैं जिस वायर से कलेक्ट करना है उसको B1 और B2 ब्रश के ऊपर प्लेस करा सकूँ। तो अभी बाहर हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है बस करंट की प्रेजेंस को देखने के लिए। अदरवाइज़ ये वर्किंग प्रिंसिपल है। अदरवाइज़ हम लोग इसकी जगह पे, गैल्वेनोमीटर की जगह पे, या तो डायरेक्ट सप्लाई का काम करते हैं या बैटरी के अंदर इनको स्टोर कर लेते हैं DC में कन्वर्ट कराकर। ठीक है, तो चलिए वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं इसका। तो अभी हमने कहा कि एक्सल के ऊपर दो स्लिप रिंग्स फिक्स की गई है और पहली स्लिप रिंग के ऊपर ब्रश B1 और सेकेंड रिंग के ऊपर ब्रश B2। तो कंडक्टर AB कनेक्टेड है अभी ब्रश B1 से और कंडक्टर CD कनेक्टेड है ब्रश B2 से। मैकेनिकली मैंने इस एक्सल को बाहर से रोटेट करा दिया और मैंने मान लिया उसकी डायरेक्शन है कुछ ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज मैंने मैकेनिकली इस एक्सल को रोटेट करा दिया है। अब मैकेनिकली रोटेट कराने की वजह से एक कंडक्टर मोशन में आएगा और ये जो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उसको कट करेगा। तो कट करने के बाद करंट भी इंड्यूस होगा। तो अब हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी है कि AB कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी और CD में करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी। चलिए चेक करते हैं अपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से।
तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि थंब आपका हमेशा दिखाता है मोशन, ठीक है, थंब हमेशा दिखाएगा मोशन। फोर फिंगर आपकी दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की। और मिडल फिंगर आपको दिखाती है हमेशा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को। तो अगर मैं अपने इस राइट हैंड रूल को स्ट्रेच करूँ उसके अकॉर्डिंग, यानी थंब को तो मैं मोशन की डायरेक्शन में कर लूँ और मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो आप अपने फिंगर को स्ट्रेच कीजिए, आप पाएंगे कि जो इंड्यूस्ड करंट है जो आपकी मिडिल फिंगर से दिखाई देगी, ये मिडिल फिंगर ए बी कंडक्टर के लिए अपवर्ड की तरह काम करेगी, ठीक है। यानी इसको राइट हैंड रूल को अप्लाई करने पर मोशन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उधर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ उधर हो जाएगी और ए बी में जो करंट होगा वो बी ए से बी की तरफ चलेगा, ठीक है। अप्लाई करके देखिए। नेक्स्ट थिंग, बी से सी जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल होगा और आपको ये भी मालूम है कि फोर्स बी आई एल साइन थीटा होता है, थीटा 0 डिग्री हो गया पैरेलल होने की वजह से, यानी बी सी कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स फील नहीं होगा, कोई फोर्स फील नहीं होगा तो उसके ऊपर कोई करंट भी इंड्यूस नहीं होने वाला है। अब सी और डी के लिए कंडक्टर के हम देखें, फिर से मैं अपना ये रूल अप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा कि सी डी के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो सी से डी की तरफ रहेगा, ठीक है। तो इस कंडक्टर ए बी सी डी में जो करंट की डायरेक्शन है वो हो गई आपकी ए बी सी डी, ठीक है। और ये करंट सी डी से होते हुए ब्रश B2 पर आएगा और ब्रश B2 पर मैंने कलेक्शन करंट कर रखा है। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने परजेंस चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा लिया है, तो गैल्वेनोमीटर से मुझे इसकी डिफ्लेक्शन मिलेगी और इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन देगी कुछ इधर टुवार्ड्स लेफ़्ट, ठीक है, टुवार्ड्स लेफ़्ट इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये करंट का पाथ हमारा कंप्लीट सर्किट में, ठीक है। यानी अभी आपको जो कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन है आपके पास ए से डी तक, यानी ए बी सी डी, ठीक है बच्चों यहाँ तक। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट हाफ रोटेशन के लिए देखते हैं। हाफ रोटेशन होने के बाद आपका क्या कंडीशन रहता है, तो देखिए ये था आपका नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। इसके बीच में कंडक्टर जो करंट थे हमारे हाफ रोटेशन हो गई है बच्चों। अभी हम बात कर रहे हैं हाफ रोटेशन की, और हाफ रोटेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि हाफ रोटेशन के लिए ए बी जो कंडक्टर था हमारा ये सी डी की पोजीशन पर आ जाएगा और सी डी जो कंडक्टर है वो ए बी की पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। सी डी नीचे से घूमता हुआ आएगा और ए बी ऊपर से घूमता हुआ जाएगा, तो ए बी सी डी की लोकेशन पर आएगा और सी डी ए बी की लोकेशन पर, ये हाफ रोटेशन हो जाएगी। और जब सी डी वापस अपनी लोकेशन पर आ जाएगा तो आपकी कंप्लीट रोटेशन कहलाएगी। तो हाफ रोटेशन के लिए बात कर रहे थे अब हम। तो हाफ रोटेशन में हमने देखा था अभी कि ए बी की लोकेशन पर अभी कंडक्टर मौजूद है आपका सी डी, ठीक है, सी डी, और सी डी की लोकेशन पर आपका कंडक्टर मौजूद है ए बी, ठीक है बच्चों। और ये आपकी एक्सल थी, एक्सल के साथ आपके कुछ स्लिप रिंग्स मौजूद थे, ये 2 स्लिप रिंग है आपके, ठीक है। ये स्लिप रिंग से आपकी ब्रश B1 कनेक्टेड है और इस स्लिप रिंग से आपकी ब्रश B2 कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए सी डी जो रोटेशन है हाफ रोटेशन होने के बाद कुछ ऐसी लोकेशन दिखाएगा और ये इससे कनेक्टेड है बच्चों, ठीक है। तो हाफ रोटेशन के बाद सी डी ए बी की लोकेशन पर आ गया, ए बी सी डी की लोकेशन पर। अब हम सी डी के लिए करंट की डायरेक्शन देखें, इंड्यूस करंट की, तो रोटेशन तो वही रहेगी मैकेनिकली क्लॉकवाइज, और राइट हैंड रूल अप्लाई करने पर सी डी के ऊपर जो करंट की डायरेक्शन है वो डी से सी की तरफ रहेगा। सी बी में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि कोई फोर्स फील नहीं हो रहा है। ए बी में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी बी से ए, ठीक है। और एक्सटर्नली अगर मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है,
एक्सटर्नली अगर हमने कोई गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है तो वो फिर से एक अपनी डिफ्लेक्शन को दिखाएगा करंट की प्रेजेंस के लिए, ठीक है। तो अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर के अंदर पहले इंड्यूस करंट की डायरेक्शन थी ABCD और अभी डायरेक्शन है DCBA, DCBA, यानी फर्स्ट टाइम करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे थी, अब करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है उस कंडक्टर के अंदर। तो करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये आपको हमेशा अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा, यानी ये जो वेवफॉर्म है ये ABCD करंट इंड्यूस डायरेक्शन के लिए, और ये जो नीचे वाली करंट की डायरेक्शन है ये चेंज हो गई, ये है आपके पास DCBA के लिए। और ये कंटिन्यूस रोटेशन अगर होती रहेगी तो आपको इंड्यूस्ड करंट ऐसे अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में मिलता रहेगा। तो ये करंट ही हम घरों में सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी इंस्ट्रूमेंट फॉलो करते हैं अपने AC पाथ को, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। अगर हमें इस इलेक्ट्रिकल जनरेटर को जो AC सप्लाई दे रहा है, ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट दे रहा है, मुझे AC ना लेकर अगर DC चाहिए तो मैं एक चेंज कर दूंगा। जहाँ पर मैंने स्लिप रिंग यूज़ की है बच्चों, जहाँ पे हमने स्लिप रिंग यूज़ की है वहाँ पे स्लिप रिंग यूज़ ना कर मैं स्प्लिट रिंग का काम करूँगा, ठीक है। स्प्लिट रिंग यूज़ करूँगा, और स्प्लिट रिंग क्या काम करती है, एज ए कॉम्यूटेटर डिवाइस की तरह काम करेगी। और कॉम्यूटेटर क्या होता है, जो इंटरनली AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट कर देता है। यानी अब ये जो AC था ये कुछ इस तरह फॉर्म में मिलेगा, पहले करंट की डायरेक्शन कंडक्टर में से ABCD रहेगी, हाफ रोटेशन के बाद भी ABCD रहेगी, फिर कंप्लीट रोटेशन के बाद भी ABCD रहेगी, और एक कंटिन्यूस आपको ऐसे पल्सेटिंग DC फॉर्म मिलेगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग DC, ठीक है। तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए स्लिप रिंग की जगह हम स्प्लिट रिंग का यूज़ करते हैं, और स्प्लिट रिंग एज ए कॉम्यूटेटर की तरह काम करती है, और कॉम्यूटेटर वो डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। आज हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, और वर्किंग प्रिंसिपल आपको ये याद रखना है बच्चों कि वर्किंग प्रिंसिपल वही रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछते हैं CBSE बोर्ड के अंदर। तो वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन और वर्किंग था इलेक्ट्रिक जनरेटर का। और मॉडिफिकेशन करनी हो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए वो आपको हमने समझा दी है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम आपको AC और DC के बीच का डिफरेंस बताएंगे, और कौन सी क्वांटिटी का कहाँ पर यूज़ होता है वो भी हम थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।